Yes, students, Assalamu alaikum. Hope you're well. So, in continuation of our previous lecture, this is lecture number 2 on classical drama. So, let's begin. So, मैं पिछले लेक्चर से ही रिज्यूम कर रहा हूँ इसे। हमने पहले बात की थी कि ग्रीक ड्रामा के हवाले से बात की थी, एरिस्टोटल, प्लेटो के हवाले से बात की थी। ड्रामा की डेफिनेशन को हमने देखा था, ड्रामे के पर्पस को हमने देखा था। एरिस्टोटल ने ड्रामा पे क्या बात की, उस पे हमने एक मुख्तसर सा जो है वो तबसरा किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामेटिक फेस्टिवल ऑफ डायनासिस की। अब एथेंस में क्या है कि एक ग्रीक, क्योंकि हम ग्रीक मिथोलॉजी का रेफरेंस है, ये बिफोर क्राइस्ट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ बिफोर क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 300 साल, 400 साल, 500 साल कबले मसीह जिसको कहा जाता है, उस दौर की बात कर रहे हैं, जब दुनिया में ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ग्रीक, असल में ग्रीक, रोमन्स और वाइकिंग्स, ये तीन जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न डे यूरोप, यूरोप की बुनियाद रखने वाले। और क्योंकि हम एक सेकुलर, एक यूरोपियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें इवन साइंसेस में भी आपको ग्रीक जो है, विद रिस्पेक्ट टू साइंस, विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, विद रिस्पेक्ट टू आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीक से ही आगाज करना पड़ता है कि हमारे पास जो मौजूदा नॉलेज है, जितना भी टेक्स्ट मौजूद है, उसकी कहीं ना कहीं कड़ी जो है वो फिलॉसफी के साथ जुड़ती है। ग्रीक जो थे वो कमाल के फिलोसोफर्स थे, जैसे हमारे पास प्लेटो, एरिस्टोटल, उससे पहले सोक्रेटिस, और इस तरीके से एम्बीटोक्लस, डेमोक्राइटस, हेराक्लाइटस, पाइथागोरस, ये सारे जो लोग थे ये इसी दौरान मौजूद थे। तो एथन में एक गॉड है जो डायनेसिस, ही वॉज ऑनर्ड थ्रू ड्रामेटिक फेस्टिवल्स। तो एक फेस्टिवल होता था डायनासिस को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए, जैसे पुराने वक्तों में लोग करते थे ये कि जो पेगनिज्म है, रिलीजन, जो लोग डिफरेंट गॉड्स, डिफरेंट डाइटीज पे बिलीव करते हैं, उनको खुश करने के लिए दे दे हैव सम फेस्टिवल। तो एक इवेंट है सेलिब्रेशन का, उसको प्लीज करने के लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं, गॉड्स गॉडेसेस विद स्मॉल जी। तो टू ऑनर द गॉड डायनासिस through dramatic festivals, he was one of the most eminent of Greek gods. He was the god of fertility, wine, and religious activity. He was a popular figure in Greek mythology. He was often referred to as Eleutherios, meaning the liberator. ये Greek word है. I am sorry, I am unable to pronounce it properly because uh, this is Greek and I cannot pronounce Greek. उसका मतलब है the liberator, because his wine, music, and ecstatic dance freed his follower from self-consciousness and societal constraint. अच्छा, ये जो गॉड है डायनासिस, ये जियूस का बेटा था ग्रीक मिथोलॉजी में। जियूस जो है वो एक चीफ गॉड है, सुप्रीम गॉड है, और इसको कहा जाता है कि व्हेन ही वाज बॉर्न, ही वाज ही डाइड, बट ही वाज रीबॉर्न। उसको दोबारा से जान बख्शी, एक तरह से उसको दोबारा जिंदगी दी गई, क्योंकि जियूस का बेटा था, और जियूस जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक चीफ गॉड है। तो ही इज कंसिडर्ड टू बी वाइन। इनकी मिथोलॉजी में कोई गॉड ऑफ वॉर है, गॉड ऑफ लव है, इस तरीके से गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ लव, इस तरीके से डिफरेंट गॉड्स हैं, गॉड ऑफ, गॉडेस ऑफ विजडम, ठीक है। तो ये है गॉड ऑफ वाइन, म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। तो ये इसका एक कैरेक्टर जो है वो बड़ा इस तरीके से है। The dramatic festivals organized as a worship of god Dionysus performed dual function of not only honoring him but also state sponsored events to develop communal life of the city. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप ये नोट करो बेटे, कि दो इवेंट्स हैं, मतलब दो पर्पस हैं इस फेस्टिवल के। पहला तो पर्पस ये है कि ये देखो, डुअल फंक्शंस है। नॉट ओनली ऑनरिंग हिम, सिर्फ गॉड को ऑनर करने के लिए नहीं,
बल्कि also state sponsored events to develop communal life of the city। मैंने आपको बताया था कि कोई डिफरेंट फेस्टिवल्स का एंड हो जाता था जब ये फेस्टिवल आ जाता था, डिफरेंट ग्रुप्स में लोग हैं तो वो सारे इस जगह पर इकट्ठे होते थे एथेंस में, ऑल्दो एथेंस वाज नॉट द कैपिटल एट दैट टाइम। It is not surprising to find out that these arrangements were made by the tyrants to create। वही tyrants की जो हम कल बात कर रहे थे कि जो एक वन मैन रूल है, वही इन फेस्टिवल्स को अरेंज करते थे, क्रिएट करते थे, प्रमोट करते थे और एक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी की बात करते थे और एक तरह से लोगों के लिए कल्चरल आइडेंटिटी भी थी शहरियों के लिए। These festivals were splendid in their vigor and vitality, making Athens the most notable place in Greece and the finest example of state-governed centralized instruction to minimize the chances। Okay, तो ये इवेंट हमने पहले भी बात की थी कि लोगों को यूनाइट करने के लिए और एक तरह से लिटरेचर जो होता है वो कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है, सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन का नाम है। तो जब हम उस वक्त का लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों किस तरह का माशरा था, किस तरह का उनका कल्चर था, कैसे उनके फेस्टिवल्स थे। दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस्टिवल। अच्छा, फिर इसमें मुख्तलिफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज होती थी। अब जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज होती थी असल में वो एक कंपटीशन होता था और वी हैव अवार्ड सेरेमनीज एंड प्राइजेस फॉर बेस्ट कल्चरल प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्मेंसेज इन द मॉडर्न टाइम्स। जैसे हमारे यहाँ जो सबसे बेस्ट कल्चरल प्रोडक्ट जिसका होता है या बेस्ट परफॉर्मर्स जो होते हैं हम उनको अवार्ड देते हैं, तो उसी तरीके से ये भी कॉम्पिटिशन्स होते थे। As we know, the ancient Greece civilization once ruled the world। जैसे मैंने पहले भी बात की आपसे, this owes a great deal to intensely competitive nature of Greeks besides some other compelling factors। Thus, these festivals provided them golden opportunities to exhibit their unique talent and skills। Special judges were appointed from all the tribes to assess and award these performances। अच्छा, अब इस फेस्टिवल में क्या होता था कि डिफरेंट प्लेस को परफॉर्म किया जाता था लोगों के लिए। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था बल्कि वो कम्पीट करते थे, कंपटीशन क्रिएट करते थे और मुख्तलिफ ट्राइब से सिलेक्ट किया जाता था मुख्तलिफ लोगों को जज के तौर पर और वो फिर डिसाइड करते थे कि कौन विनर है, कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि ग्रीक जो लोग हैं इनके नजदीक सिर्फ नॉलेज ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी देवर वेरी एक्टिव। ठीक है, जैसे अभी ओलंपिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स के जो गेम्स होते हैं ओलंपिक्स, ये भी हमें ग्रीक मिथोलॉजी से ही रेफरेंस मिलता है। माउंट ओलंपस जहाँ के ये सारे गॉड्स जहाँ पर मौजूद है थे अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी। तो ये ओलंपिक्स का जो स्पोर्ट्स आज दुनिया में सेलिब्रेट होता है और बड़ा ज़्यादा देखा जाता है। अभी रिसेंटली पेरिस में हुआ ओलंपिक्स का इवेंट जो हर 4 साल 5 साल बाद होता है दुनिया में। ये इसका ओरिजिन भी ग्रीक में जाके हमें मिलते हैं, इसके रूट्स भी। आगे चलते हैं। Ancient Greeks were not the followers of any religion as the idea of religion exists in the modern sense of the term। तो इनका कोई प्रॉपर रिलीजन नहीं समझा जाता था कि कोई इनका एक प्रॉपर रिलीजन नहीं था जैसे पेगन्स होते हैं उस तरीके से। They did not have any conventional system of religious principles or practices। मतलब कि इनके पास कोई इस तरह का मजहब या दीन नहीं था जिसको जहाँ पे मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है। Therefore, the term religion may not sound appropriate to describe their belief system। क्योंकि रिलीजन उनके यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उनका कोई बिलीफ सिस्टम तो हर इंसान का होता है, हम उसको रिलीजन नहीं कह सकते। रिलीजन से मुराद के जैसे एक इलामी मजाहब हैं या हिंदुइज्म है, जूडाइज्म है या आप बुद्धिज्म है, इस्लाम है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है। तो इस तरह से उनका कोई प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन बिलीफ सिस्टम्स हर इंसान के इंडिविजुअली होते हैं। As they did not have any such religious paradigm। In the ancient Greece, distinct boundaries were not drawn between the realm of religion and philosophy और between morality and ethics। अब जो बहुत पुराना जो वक्त है, मतलब एंशियंट ग्रीस से मुराद आप कह लो कि ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 400-500-600 साल, मतलब हम पहले की बात कर रहे हैं, 500-600 साल कबले मसीह की बात कर रहे हैं। एंशियंट ग्रीक उसको कहा जाता था जिस दौर में ये डायनोसिस को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ड्रामा निगार ड्रामे लिख रहे हैं। तो उनके यहाँ बहुत ज्यादा मोरालिटी और एथिक्स के बीच में फर्क नहीं किया जा रहा होता था, रिलीजन और फिलोसफी के बीच में हर को ज्यादा फर्क नहीं होता था।
However, they did have faith in mighty powers. लेकिन वो इस चीज को मानते थे, इस चीज पर ईमान रखते थे कि जितने भी गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जैसे ये ज्यूस हो गया, डायनासिस हो गया, प्रोमीथियस हो गया, ठीक है, ये जितने भी गॉड्स या गॉडेसेस हैं इनके पास पावर्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मिथोलॉजिकल नॉलेज, जो भी उनके पास नॉलेज था वो सब। Moreover, they did not worship their gods to seek spiritual salvation. अब salvation के लिए देखो, हम कहते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हम जन्नत मांगते हैं और जहन्नुम से कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से महफूज फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तो इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, अपने गुनाहों के लिए ये खुदा की इबादत नहीं करते थे, बट बिकॉज दे बिलीव दैट दीज फोर्सेज हैड कंट्रोल ऑन द ह्यूमन बीइंग्स एंड दे वर पावरफुल इनफ टू रीडायरेक्ट डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बिलीव था वो ये था कि ये जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, इनके साथ जो इनका ताल्लुक था वो एक खौफ और डर वाला ताल्लुक था। वो कहते थे अगर हम इनको प्लीज नहीं करेंगे, अगर हम इनका कहना नहीं मानेंगे या इनके बारे में कोई गलत बात करेंगे, तो इनके पास वो इख्तियारात हैं। कितने इख्तियार, क्या इख्तियारात हैं कि दे वर पावरफुल, मतलब कि गॉड्स की बात हो रही है विद स्मॉल जी, दे वर पावरफुल इनफ टू रीडायरेक्ट डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमंस। इसके साथ साथ दे आल्सो बिलीव दैट गॉड्स कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन वर्शिप एंड ऑफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस दे मेड टू प्लीज देम टू रिपेल इविल। तो ये इनका जो था, इनका बिलीफ सिस्टम था उस वक्त के लोगों का। अच्छा, अब जब हम विजुलाइज करते हैं ग्रीक ट्रेजेडी को, जब हम देखते हैं अपने जहन में, हम अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी के दौर को देखें या हम सोचें या पढ़ें, हम जब उसको विजुलाइज करते हैं तो इमोशनल भी है, इंटरटेनिंग भी है, और एंशियंट आउटडोर सिविक थिएटर, वो जो बाहर खुली फिजा में एक आउटडोर थिएटर है, वहां पर उस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा है। वी आर अनएबल टू रियलाइज व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्पेक्टेटर्स who were significantly greater in number as compared to our modern theaters, partly because it was a religious festival as well as a civic activity. अच्छा, हमारे जो आज के दौर में जो थिएटर होते हैं बड़े छोटे होते हैं, कम लोग होते हैं उसमें, एज कंपेयर टू ग्रीक थिएटर। अगर आप एंशियंट, आप गूगल पे जाओ और वहां पे सब सर्च करो ग्रीक थिएटर, आपको कुछ इमेजेस मिलेंगी। आज भी एथेंस में वो थिएटर्स मौजूद हैं। आप देखो कि वो इस तरीके से हैं, मतलब ऐसे बीच में एक सर्कल है जहाँ पे एक्टर्स आते हैं स्टेज पे, मतलब उनका स्टेज है सेंटर में, उसके इर्द गिर्द सीढ़ियां हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे करके सीढ़ियां हैं, एक प्याले की शक्ल में, जैसे एक डोंगा होता है, बाउल होता है प्याला, उस तरीके से ऐसे इस शेप में सीढ़ियां हैं और वो पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, इतने लोग होते हैं। तो according to Aristotle, a tragedy is essentially required to elicit emotions of pity and fear, leading to catharsis of these emotions. Catharsis का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर आना, ठीक है। तो पिटी एंड फियर की हमने कल भी बात की थी कि एरिस्टोटल के नजदीक ट्रेजिडी क्या होता है। ट्रेजिडी पे एरिस्टोटल ने बात की कि वो जो हमारे दो शदीद इमोशंस हैं, पिटी एंड फियर, लीडिंग टू कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, वो निकालेंगे तो वो ट्रेजेडी कहलाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमारे जहन में क्वेश्चन क्या आता है कि इस कैथारसिस एन इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मतलब एक प्ले है, तो उस प्ले को देख के वो जो कैथारसिस हो रहा है वो सिर्फ मेरा हो रहा है या वहां बैठे जो हजारों लाखों लोग हैं उनका भी हो रहा है? अगर उनका नहीं हो रहा तो फिर एरिस्टोटल तो कहता है भाई ये ट्रेजेडी नहीं होगी। तो ये एक सवाल हमारे जहन में आता है। कीपिंग इन व्यू द डायोनिसिस फेस्टिवल, द रिस्पॉन्स मस्ट हैव बीन कलेक्टिव इन नेचर। तो जब हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं, इस फेस्टिवल जहाँ पे कंपटीशन में एक प्ले परफॉर्म हो रहा है, एक ट्रेजेडी प्ले परफॉर्म हो रहा है, और उसमें अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अगर हम कहते हैं कि कैथारसिस हो रहा है, तो इनफरादी नहीं बल्कि कलेक्टिव एक रिस्पॉन्स को हम कंसिडर करेंगे। Moreover, worshipping Dionysus was an act of achieving a state of ecstasy. वो कहते हैं कि डायनासिस जो है उसको, क्योंकि he is considered to be the god of wine, fertility, god of ecstasy, तो अगर उसकी वर्शिप की जाएगी तो एक एक्सटेसी जो है उस स्टेट में हम दाखिल हो जाएंगे। So it can be safely assumed that aesthetic appeal of watching a tragedy collectively, सब मिलकर जब एक देखते हैं ट्रेजेडी को, suspending consciousness and feeling sufferings of the character was in some sense an ecstatic experience, ठीक है, मदहोश कर देने वाला एक तजुर्बा।
इंसान जब बेहोश, एक होता है बेहोश हो जाना, एक होता है मदहोश हो जाना, ठीक है। द परफॉर्मेंसेज एट द डायनोसिया, ये एक सिटी है वहां पे, आर द सब्जेक्ट ऑफ scholarly critique for the past many decades, partly because of the reason that these were fundamental in establishing the tradition of dramatic competition, and partly because these carried much prestige for being organized under the state machinery of tyrant rule. दो चीजें हैं बेटे जिसकी सिग्निफिकेंस है। एक तो ये कि एथेंस में ये जो परफॉर्म किया जाता है प्लेस को कंपटीशन या फेस्टिवल के अंदर, एक तो ये इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म हो रहा है, और दूसरा ये इसमें स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है। स्टेट, वो जो वन मैन रूल है, वो भी सपोर्ट कर रहा है लोगों को, मतलब कि लोगों को लेके आ रहा है कि भी इस इवेंट को अटेंड करो, क्योंकि एक कम्युनिटी डेवलप होती है। We are best informed about these competitions because of their previously mentioned characteristic features. ठीक है? However, it is difficult to determine the extent to which drama serve the purpose of religious offering, political identity, or a mean of popular entertainment. But nevertheless, drama performed all these functions simultaneously in varying degrees. Political identity भी create करते हैं drama, popular entertainment भी होती है drama में, religious offering भी होती है। ये सारी चीजें हमें ड्रामास में देखने में मिलती है, जैसे मिस्ट्री प्लेस होते हैं, मिरेकल प्लेस होते हैं, सटायर प्लेस होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने में मिलती हैं ड्रामे में। अच्छा, अब ड्रामा एंड द पॉलिस, इसमें ये देखो कि बेसिकली जब भी ग्रीक ड्रामा फेस्टिवल होता है तो उसमें एक रिलीजियस पर्पस ऑफ ऑनरिंग गॉड्स, लेकिन उसमें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ ये नहीं है कि वो देवी देवताओं को खुश करने के लिए, डाइटीज को, गॉड्स को प्लीज करने के लिए ये ड्रामाज अरेंज करते हैं, बल्कि उसमें एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी होती है। दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द रीजन that Greeks were keen participants of religious festivals. ग्रीक जो थे वो इस तरह के फेस्टिवल बहुत ज्यादा अटेंड करते थे शौक से। They used to attend these festivals with natural fervor as a civic obligation. कहते थे कि ये फेस्टिवल्स अटेंड करना हमारा एक सिविल राइट्स है, हम पे ड्यूटी है, हम पे लाजिम है कि जब एक स्टेट ये ऑर्गेनाइज करती है इवेंट तो हमने वो अटेंड करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई ऐसी कॉन्वोकेशन हो जाती है, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो आपके आप कह लो कि आपके टीचर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड, तो आप लोगों पे ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपने इसको अटेंड करना ही करना है हर सूरत में। तो ठीक वैसे ही ये भी होता है। अच्छा, अब when these festivals involved the wider Greek community, then arose the possibility of serving some political end too by offering some benefits to the police. तो ये इसमें ये होता है कि जब ये फेस्टिवल्स मतलब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं इसमें, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी जो होती है कि आप कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी इसके पीछे मौजूद है। मच ऑफ द मॉडर्न स्कॉलरशिप इज फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग द डायमेंशंस ऑफ ग्रीक ड्रामा। आजकल के जो हमारे स्कॉलर्स हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स, वो देखते हैं, स्टडी करते हैं इस चीज़ को कि भाई ग्रीक ड्रामा जो परफॉर्म होता था, ये जो फेस्टिवल्स परफॉर्म होते थे, फेस्टिवल्स अरेंज होते थे, फिर सेलिब्रेट किया जाता था, तो इसके पीछे रीजंस क्या थे, इसके पीछे क्या 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 डायमेंशन हैं इसकी। पॉलिस इज अ ग्रीक टर्म from which we have derived English terms politics and political. ये पॉलिस, बच्चे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, तो ये पॉलिस क्या है? एक ग्रीक टर्म है, from which we have derived, इस पॉलिस से ही हमारे पास आज वर्ड बना है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। तो ये पॉलिस, जब भी पॉलिस का जिक्र होगा इसका मतलब पॉलिटिक्स। ड्रामा एंड द पॉलिस मीन्स ड्रामा एंड पॉलिटिक्स। When we claim that a certain cultural product serves some political purpose, we tend to develop a relationship between it and all the politics of the society where it is produced. जब हम ये कहते हैं कि certain cultural product serves some political purpose, for example, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे मुल्क के हुकूमत की तरफ से एक कोई सर्कस का इनकाद होता है, हुकूमत की तरफ से एक सरकारी पार्क होते हैं, सरकारी बड़े बड़े मजमे लगते हैं, जलसे होते हैं, या कोई कल्चरल इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल हुकूमत कहती है कि भाई ईद के मौके पर हम ये स्कीम लेके आए हैं लोगों के लिए। अब इसमें क्या होता है कि वो अपना वोट बैंक भरने के लिए अपने लोगों को अपने हलकों में जा जा के लोगों को बताते हैं कि भाई देखें हम ये स्कीम दे रहे हैं आपको, या आसान एक साथ पे कर्जे दे रहे हैं हम आपको, या हम आपको सोलर प्लेट्स दे रहे हैं आपको,
या हम आपको फलानी चीज दे रहे हैं, फलानी चीज दे रहे हैं। तो असल में वो कर क्या रहे होते हैं कि उसके पीछे उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा मौजूद होता है, और नाम वो उसको कह देते हैं कि भाई ये कोई कल्चरल इवेंट है, तो उस मौके पे हम लोगों को इनामात दे रहे हैं, लोगों को वज़ाइफ दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। तो इसी तरीके से exploring political dimension of Greek drama would certainly entail its role in Athenian politics and laws। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं बेटे कि जो डेमोक्रेसी है उसकी इब्तदा भी इसी एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन से हुई है। जमहूर का जो वो है, एंशियंट ग्रीस तो नहीं हम कह सकते उसको, लेकिन ग्रीक के हाँ ही इन्होंने ही डेमोक्रेसी की बुनियाद भी रखी है। ठीक है, पार्लियामेंट, सेनेट, ये सारी चीजें यहीं से हमारे पास आया है। हम जो लॉ फॉलो करते हैं, लॉ जो फॉलो करते हैं वो रोमन लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न लॉ है वो यूरोपियन लॉ, जिसकी बुनियाद रोमियो ने रखी, रोमन्स ने रखी। Thus, exploring was drama instrumental in creating and sustaining Athenian identity? So ये वाली जो बातचीत है इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता, हम आगे चलते हैं। हमने मुख्तसर सी बात कर ली, ये स्लाइड्स आपके पास हैं, आप लोग आराम से इसको पॉज करके देख सकते हो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। अच्छा, एक और इशू ये है विच इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर अ मॉडर्न क्रिटिक, जो हम जैसे आज के लोग हैं, हम जब ग्रीक ड्रामा को स्टडी करते हैं, is to explore is the role of women in ancient Greece with reference to Dionysus festival. अच्छा, we know that women in ancient Greece observed a secluded lifestyle. ग्रीक जो लोग हैं उनके नजदीक वो कहते हैं give thy woman no tongue। ठीक है, give thy women no tongue, मतलब कि आप ये देखो कि वो कितनी पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि वो खवातीन को बिल्कुल बोलने का जो है ना वो हक नहीं देते। और एंशियंट ग्रीस को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं खवातीन ने निहायत ही सेक्लूडेड लाइफस्टाइल उनका था, सेक्लूडेड लाइफस्टाइल कि तन्हा, खामोश, जिस पर ज्यादा बात नहीं की जाती थी। वी कैन सेफली अज्यूम दैट देयर माइट नॉट हैव बीन एनी फीमेल ट्रेजेडियन एज एथेंस वाज प्राइमरीली अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो कोई भी खातून हमारे सामने तारीख में नहीं मिलती हमें जो जिसने ट्रेजेडीज लिखी हो। एंड विमेन वर नॉट अलाउड टू आइदर वोट, ना वो वोट दे सकती थी, और होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस, ना वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकती थी। ठीक है, वेदर विमेन अटेंडेड दिस फेस्टिवल इज स्टिल डिबेटेबल विदाउट एनी डेफिनेट आंसर। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या औरतें, खवातीन जो थी वो इस फेस्टिवल में मौजूद होती थी, वो इन इवेंट्स को, ट्रेजेडी ड्रामास को देखती थी, अलाउ था उनको वहां पे आना कि नहीं। Therefore, it can be postulated that if this dramatic festival was a religious worship, अगर ये religious worship होती तो women could have attended it, तो खवातीन भी वहां पे आती, क्योंकि रिलीजन तो फिर मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चियों सबके लिए है। तो अगर हम इसको कहते हैं कि ये रिलीजियस फेस्टिवल है, अक्सर लोग हैं, ये डिबेटेबल है, लोग कहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है डायनासिस को सेलिब्रेट करते हैं तो उसको प्लीज करने के लिए, तो ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। तो अगर हम आज कहते हैं कि वो रिलीजियस फेस्टिवल था, भाई उसमें तो खवातीन का हमें कोई शवाहिद नहीं मिलते कि भाई खवातीन भी वहां पर मौजूद होती थी। अगर रिलीजियस वर्शिप होती और रिलीजियस फेस्टिवल होता तो उसमें खवातीन भी होनी चाहिए, तो ये एक डिबेटेबल चीज है। However, if it was a political and civic activity, then the logical inferences negates participation of women। हाँ, अगर ये एक पॉलिटिकल या एक कल्चरल या एक सिविक एक्टिविटी है तो फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि वहां पे खवातीन को आने की इजाजत नहीं थी। Nevertheless, we do not have any authentic evidence to support either of the claims। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारी हमारी जो है वो क्यास आराई है, हम सोच सकते हैं और कुछ भी सोच सकते हैं इस तरह की बातों में, क्योंकि हमारे पास इतना पुराना जो है वो कोई ऑथेंटिक एविडेंस मौजूद नहीं है किसी भी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ ग्रीक ड्रामाटिस्ट्स को, इंपॉर्टेंट राइटर्स को जो उस वक्त थे। ग्रीक ड्रामा जो है इवन आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ इट्स क्रिएशन, उसके बनने के कितने साल गुजर गए आप देखो। हम जब अभी टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा, आप देखो कितने सैकड़ों साल, हजारों साल गुजर गए, लेकिन उसके बाद इट स्टिल होल्ड्स रेलेवेंट फॉर द मॉडर्न ऑडियंस फॉर इट्स यूनिवर्सल थीम्स एंड सिचुएशंस। मतलब इनके ये ड्रामाज में कुछ क्वालिटीज हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो यूनिवर्सल थीम्स हैं, यूनिवर्सल थीम्स से मुराद ऐसी थीम्स जो आफाकी हैं, जो उस वक्त में भी थी और आज भी हैं, तो तभी
हम उसको रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। सिचुएशंस ऐसी थी। अच्छा, उसके बाद लिरिकल डिक्शन। लिरिकल डिक्शन का मतलब म्यूजिक था, ठीक है। वो इनकी मैंने आपको बताया था ओरल ट्रेडिशन, फोकलोर, दास्तान गोई, लोग बात करते थे, कलाम करते थे, तो लिखने का अमल बाद में आया था। तो एक ओरल ट्रेडिशन था, लेकिन जो बातचीत थी वो भी एक तरह से रिदम में, मीटर्स में थी, बहर की शक्ल में थी, उस म्यूजिकल थी। तो सॉरी, तो लिरिकल डिक्शन, डिक्शन कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो लिरिकल होते थे, म्यूजिकल होते थे, जैसे एक बंदा शेर कह रहा है। एंड इंट्रिकेट प्लॉट्स, और प्लॉट्स जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ग्रीक ड्रामा क्रिएटेड एन इंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट। एंड ग्रीक ड्रामा मतलब कि इंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट। पोएट्री तो थी उस वक्त, म्यूजिक भी था, लेकिन ग्रीक ड्रामा जो है वो बहुत एक यूनिक और एक कंप्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। एंड ग्रीक लिटरेरी आर्टिस्ट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न राइटर्स। तो उन्होंने फिर जितने भी मॉडर्न राइटर्स से मुराद, उनके बाद जितने भी राइटर्स आए, फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट, थिंकर्स, साइंसेज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, सोशल साइंसेज में, सबको इन्होंने मुतासिर किया। Greek drama witnessed several artists of varied literary merit, and some of the most prominent and chief representative figures are as अंडर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट था जिसमें बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटे एस्काइलस, ही वाज बोर्न अराउंड 456 BC एंड डाइड अराउंड 525। ये डेट्स को एग्जैक्ट नहीं होती हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें हम क्योंकि बहुत पुरानी है तो हम अबाउट वर्ड यूज करते हैं या अराउंड। Okay, the 525 BC. Sorry, he was born in 525 BC before Christ. मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से 525 साल पहले, और फिर he died in 456 BC। तो ज़ाहिर सी बात है हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। 525 में पैदा हुआ, 456। ये आपने याद रखना है कि BC जो होता है उसमें गिनती ऐसे पीछे की तरफ जा रही है। BC के बाद AC AD आ जाएगा, मतलब जब BC है बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से, ठीक है। तो अब BC बिफोर क्राइस्ट, कबले मसीह। Aeschylus was born in about 525 BC and he is earliest of the best known ancient Greek tragic dramatist। ये सबसे पुराना समझा जाता है, तस्वुर किया जाता है कि ये पुराना एंशिएंट ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट था, ट्रेजेडीज लिखता था। He was very skillful at handling trilogy, which refers to a group of 3 plays। ट्रायलॉजी कहते हैं, ट्रायलॉजी, ट्राई मीन्स 3, बाय मीन्स 2, ठीक है। ट्रायलॉजी, इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 3 प्लेस रिटन टू बी परफॉर्म कंसेक्यूटिवली बाय फॉलोइंग सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। ऐसे जैसे सीक्वल नहीं होता, एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट, जैसे एक कोई आज हम मूवीज देखते हैं उसके सीक्वल्स होते हैं। हैरी पॉटर आप ले लो, हैरी पॉटर एक ही स्टोरी चल रही है, उसके डिफरेंट सीक्वल्स हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स है, उसके डिफरेंट सीक्वल्स हैं। कोई भी आप सीजन देख लो, कोई मूवी देख लो, फिल्म देख लो, बैटमैन है उसके सीक्वल्स होंगे, स्पाइडरमैन है उसके सीक्वल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से जो मार्वल एवेंजर्स की सीरीज है उसमें भी सीक्वल्स हैं। तो आयरन मैन है उसके सीक्वल्स होते हैं। तो 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही कहानी चल रही होती है। तो ट्रायलॉजी में जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सीक्वेंशियल पार्ट, और स्टोरी ऐसे डेवलप होती है उसमें सीक्वेंस के अंदर। ही एलिवेटेड, तो ये उसका एक उस्ताद समझा जाता था, ये मतलब इसको बड़ी कमांड थी इस तरह के प्लेस लिखने की। ही एलिवेटेड द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ कोरल परफॉर्मेंस टू अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ही डेवलप्ड द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ कोरल परफॉर्मेंस। ही सिग्निफिकेंट, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा सब, कोरल परफॉर्मेंस क्या होता है, कोरस किसे कहते हैं, आर्टिस्ट कौन होता है, एक्टर कौन होता है, कोरस क्या है, सब हम बात करेंगे तफसील से। He significantly contributed towards the perfection of tragic form by adding a second character on the stage to create opportunity for the dialogue। अच्छा, पहले जो प्लेस परफॉर्म होते थे उसमें अक्सर ये होता था कि किरदार बहुत कम होते थे या एक ही किरदार होता था। तो इसने दूसरा एक्टर इंट्रोड्यूस किया, दूसरा किरदार, जिससे आपस में मुकालमा हो सके, डायलॉग हो सके। He also reduced the number of chorus from almost 50 to 15। अब कोरस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रीक थिएटर में, ग्रीक ड्रामा में या क्लासिकल ड्रामा जो है उसमें कोरस
ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ लोग जो पहले शुरू में जो प्लेस परफॉर्म होते थे थिएटर में, उसमें इनकी तादाद 50 होती थी, 50 लोग। इनका काम क्या होता है? इनका सबसे पहले तो ये काम होता है कि ये प्ले का आगाज करते हैं, ओपन करते हैं, फिर प्ले को एंड करते हैं एंड में, ठीक है। एंड दे सिंग, मतलब कि इनकी जो लाइंस होती हैं वो उसी तरीके से जैसे पोएट्री होती है, पोएटिक इनकी डिक्शन, इनकी लाइंस, दे सिंग, ठीक है। जो भी ये बात कर रहे होते हैं गा के, तरन्नुम के साथ ये सुनाते हैं, और सारों की एक ही आवाज होती है, इसलिए इसको कोरस कहा जाता है, ठीक है। कोरस में जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, हमारा आज मॉडर्न डे ऑर्केस्ट्रा होता है कि डिफरेंट लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके एक कोई धुन बजा रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्केस्ट्रा जिसको हम कहते हैं। इस तरीके से कोरस भी होता था। अगर आपने अभी मॉडर्न डे में एग्जांपल देखनी हो तो आप किसी चर्च को देखो, चर्च में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, अक्सर बच्चे, खवातीन या इस तरह के जो लोग होते हैं, वो मिल के दुआ मांग रहे होते हैं, वो एक स्टेज के साइड पे खड़े होते हैं, उस फादर के, ये जो पादरी होता है, पोप होता है, या जो प्रीस्ट होता है, उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, और दे सिंग, दे नरेट बाइबल, द वर्सेस ऑफ बाइबल, और वो उसको तरन्नुम के साथ जिस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरस, ठीक है। मतलब उस उनके हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दे आर जस्ट सेइंग द प्रेयर, और दे आर रिसाइटिंग द वर्सेस इन अ मेलोडियस वॉइस, एक तरीके से गा रहे होते हैं, या दे आर सिंगिंग, तो उसको हम कहते हैं कोरस आज मॉडर्न डे को। तो इसी तरीके से वो कोरस होती थी। इसके अलावा कोरस जो है वो हर एक्ट के बाद भी आएगी, बीच में भी आएगी, ठीक है, क्लाइमेक्स के टाइम पे भी आएगी। और उसका काम क्या होता है कि वो प्ले, जो प्लॉट होता है, जो हमारे हीरो का या किसी एक्टर का जो एक्शन होता है, या उसका जो कोई डिसीजन होता है, उसके ऊपर कोरस कमेंट भी करती है। कोरस पूरा आके कमेंट भी कर सकती है, और रिमार्क्स भी देगी, प्ले को शुरू भी करेगी, प्ले को एंड भी करेगी। तो कोरस बड़ा इस तरीके से एक एलिमेंट मौजूद होता है प्ले के अंदर। और वो पहले 50 लोग होते थे, 50। तो इसने अपने प्लेज में कोरस को 50 से लिमिटेड, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और रिड्यूस करके 15 तक कर दिया। He removed all spectacles of bloodshed from the stage. All spectacles of bloodshed from the stage, के भाई bloodshed दिखाया जाता था बहुत ज्यादा स्टेज पे, कौन कौन, तो इसने उसको कहा इसलिए ये नहीं होना चाहिए। Aeschylus highlighted the importance of Greek drama through presentation and not mere recitation. तो इसने कहा कि ड्रामे में सिर्फ रेसिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सिर्फ डायलॉग बोलना कमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो एक्टर की जो परफॉर्मेंस है स्टेज के ऊपर, वो भी निहायत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रामा स्टेज के लिए बनाया गया है, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं तो his work reflected a consciousness of the politics of his era, especially Greco-Persian war। ये ग्रीस और पर्शियंस के दरमियान, ग्रीक और पर्शियन के दरमियान जो वॉर हुई थी, उस पर भी बात की इसने, पॉलिटिक्स के बारे में इसने प्लेस लिखे। He is often remembered for the sublimity of his ideas and loftiness of his style। sublimity और loftiness कहते हैं बेटे ग्रेटनेस को, ग्रेटनेस, अजमत, अजीम। ही इंजॉयड द सेम प्रेस्टीज इन ग्रीक एरा। ग्रीक के दौरान इसको वही मकाम हासिल था एज शेक्सपियर इंजॉयड इन एलिजाबेथियन पीरियड। शेक्सपियर को जो एलिजाबेथियन पीरियड में जो मकाम हासिल है, तो स्काइलस को वही मकाम ग्रीक थिएटर में मौजूद, मतलब ग्रीक, एंशियंट ग्रीक टाइम्स में वही मकाम हासिल था। He wrote 90 plays and only 7 of them survived. He died in 456 BC। तो ये आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। स्काइलस कब पैदा हुआ, कब इसकी डेथ हुई अराउंड, और कितने प्लेस ने लिखे, और कितने प्लेस जो हैं वो सरवाइव कर सके। 7 प्लेस इसके हम तक पहुंचे हैं। अच्छा, अब ये है एरिस्टोफेनिस। एरिस्टोफेनिस जो है वो 450 में पैदा हुआ, 385 में इसकी डेथ हुई। द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ ग्रीक कॉमेडीज, तो ये कॉमेडीज लिखा करता था, ठीक है। ही विटनेस द अपहीवल्स कॉज्ड बाय पेलोपोनेशियन वॉर which stripped Athens of her position of dignity and eminence for being the cultural and political capital of Greece। तो इसने इस वॉर के बारे में लिखा। He was the best known practitioner of old comedy which was reformative in nature and grounded in political satire। तो ये ही इज बेस्ट नोन प्रैक्टिशनर ऑफ ओल्ड कॉमेडी। ओल्ड कॉमेडी जब भी आए और ग्रीक्स के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, तो हम एरिस्टोफेनिस की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद
हम देखते हैं कि हिज वर्क रिफ्लेक्टेड हिज कीन कॉन्शियसनेस ऑफ सोशल, मतलब ये पॉलिटिकल स्टायर पे भी बात करता है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टायर जो सियासी तंज जिसे कहते हैं। reflected his keen consciousness of social, cultural, political, and philosophical life of Athens society. Literary appeal of Aristophanes was largely grounded in his witty dialogues. तो इसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि कॉमेडीज लिखता है, सटायर लिखता है, तो विटी डायलॉग्स, विट WITTY, ठीक है, विटी डायलॉग्स, तंजिया जुमले, रिफॉर्मेटिव सटायर, और ऐसा तंज जिससे माशरे में बेहतरी आ सकती है, मतलब कि किसी माशरे की किसी नेगेटिविटी को एक कॉमिक तरीके से, कॉमिक सीन्स के जरिए, कॉमिक डायलॉग्स के जरिए बयान करना। His plays are still performed on the modern stage. आज भी इसके प्लेस को परफॉर्म किया जाता है। He wrote 44 comedies of which only 11 survived. 44 लिखी जिसमें से हमारे पास 11 मौजूद हैं। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इतने पुराने हैं कि इनकी हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंसेस मौजूद नहीं होते कि ये इतने एग्जैक्ट फिगर्स कि भी इसने 44 लिखे हैं, तो ये भी कोई प्रॉपर इन चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट ये जो हमारे पास नॉलेज है इनका। ओके, फिर हमारे पास यूरिपिडीज, यूरिपाइड्स भी बोलते हैं, यूरिपिडीज भी बोलते हैं इसको, यूरिपाइडस भी बोलते हैं इसको, यूरिपाइडस, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। ही बिलोंग्स टू द ट्रबल्ड एरा ऑफ अपहीवल्स, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा एथेंस को, ग्रीस को। एथेंस फेस्ड एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ वॉर विद स्पार्टा, ये स्पार्टा, इस पे मूवीज भी बनी हुई हैं, ग्रीक टाइम की, और he was born in 485 in Attica and he is last in the series of great Greek tragedians of the 5th century. तो great last in the series of great Greek tragedians of the 5th century, जैसे हमने पहले इसकी बात की, स्काइलस की बात की, और फिर दूसरे की बात की, अब ये तीसरा, इसके बाद 5th century के जितने भी थे ये अजीम यही लोग थे। Though he composed several plays but only 19 of them survived. तो इसके कितने plays हमारे पास हैं? 19 of them survived. It is estimated that he wrote more plays than the combined number of other two tragedians, Aeschylus and Sophocles. Sophocles बाद में आएगा. He is greatly admired for being a keen innovator and experimenter who revived. इस कहते हैं कि ये दोनों बाकी playwrights को, दोनों जो अजीम है, Aeschylus और Sophocles और Aeschylus के plays को मिला के भी अगर मिलाया जाए तो उससे ज्यादा प्लेज इसने लिखे थे, लेकिन 19 ऑफ देम सर्वाइव्ड। ही इज ग्रेटली एडमायर्ड फॉर बीइंग अ कीन इनोवेटर, मतलब ये चेंजेस करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है अपने काम में। who revived the form and content of traditional plays through his works. तो इससे इसने प्लेज की फॉर्म को भी बदला और कंटेंट को भी बदला। he portrayed strong female characters who were driven to violence after long and intense suffering. तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है जो इसके अंदर मौजूद है कि ही पोर्ट्रेड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। ऑल दो अब आप देखो कि पिदरशाही निजाम है, स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन ये पोर्ट्रे कर रहा है किसे? स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को। और सिर्फ वो फीमेल कैरेक्टर्स कैसे स्ट्रॉन्ग है जी? दे वर ड्रिवन टू वायलेंस, अब वो वायलेंट हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तलखियां देखी हैं, इतनी मुश्किलात देखी हैं, इतनी सफरिंग्स देखी हैं। उस इंटेंस सफरिंग की वजह से दे आर नाउ, दे आर वेरी एंग्री एंड दे बिकेम वायलेंट, ठीक है, तो उनके वायलेंस को भी दिखाया है इसने। His plays are more aptly categorized as melodramas rather than pure tragedies. तो इसके जो ड्रामाज हैं उनको हम मेलोड्रामास कहते हैं। इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे कि मेलोड्रामास क्या होते हैं। प्योर ट्रेजेडीज नहीं कह सकते इसको, बल्कि इसके प्लेस मेलोड्रामास हैं। He is universally acknowledged as an artist of high quality rhetorical skills. He has been labeled as the most tragic of Greek tragedians. Most tragic of Greek tragedians इसको कहा जाता है। He is greatly admired for his psychological insight. He was least successful in the dramatic competitions of Festival of Dionysus as compared to other two tragedians of his time. तो इसको इतना ज्यादा जो है वो फेस्टिवल में ये कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं जीता, लेकिन एस्काइलस और सोफोक्लिस जो है वो जीतते रहते थे। अब आ गया हमारे पास सोफोक्लिस। सोफोक्लिस इसी का प्ले भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है और बड़ा मजेदार प्ले है। और एमए इंग्लिश के लिए, बीएस इंग्लिश के लिए ये प्ले जरूर पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ता है, मजबूरन पढ़ना पड़ता है। सोफोक्लिस पैदा हुआ जी 485। He was born in Colonus in 485 BC. He is regarded as the chief representative figure of Greek drama.
He was very skillful at plot construction and the use of dramatic irony. तो इसकी दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत ज्यादा, एक तो ये बड़ा स्किलफुल है प्लॉट बनाने में, जो एरिस्टोटल भी कहता था प्लॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्लॉट करेक्टर के बगैर प्ले हो सकता है, प्लॉट के बगैर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एक तो ये प्लॉट में, और दूसरा हिज यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, ये भी हम पढ़ेंगे। इस पूरे प्ले को हमने पढ़ना है, हमारे जो अभी अगला हमारा यूनिट है उसमें हमने ग्रीक थिएटर को स्टडी करना है, फिर आगे हमने एडिपस रेक्स जो इसका प्ले है बड़ा फेमस, उसको हम इन डिटेल, हमारे 2 लेक्चर्स उसी पे होंगे, 1 या 2 लेक्चर्स। He regularly participated in Greek dramatic competitions and won majority of them as compared to other two great tragedians of his time. जैसे हमने 3 की बात की है, स्काइलस हो गया, सोफोक्लिस हो गया, यूरिपिडिस हो गया, तो सोफोक्लिस सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशंस जीतता था। ठीक है। He is famous for bringing skillful innovations in Greek drama with respect to plot construction and art of characterization. इसके किरदार बड़े जबरदस्त हैं, इसकी किरदार निगारी, इसका प्लॉट, ये इसको जो है वो यूनिक बनाता है। His plays reflect intense suffering of the human. तो इसके प्लेस में क्या है? इंटेंस सफरिंग ऑफ द ह्यूमन, ये इसके प्लेस का ज्यादातर थीम होता था, क्योंकि वो ट्रेजेडीज लिखता है। विच इज अ नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ देयर ओन एक्शंस, और इसके नजदीक के इंसान जो है वो, उसकी जो इंटेंस सफरिंग्स हैं, ज्यादातर वो एक उनका नेचुरल कंसिक्वेंस है ऑफ देयर ओन एक्शंस। वो जिसको कर्मा कहते हैं, या जो जो बोता है वो काटता है, वही वाला कॉन्सेप्ट इसने अपने प्लेस में दिखाया है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ग्रेटली प्रेजेस सोफोक्लिस, वो एरिस्टोटल जो है वो सोफोक्लिस को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, और बिलखसूस उसका जो मास्टरपीस है एडिपस रेक्स, वो कहता था कि भाई इसमें जो ड्रामेटिक कन्वेंशन हैं, जो रूल्स इस्तेमाल हुए हैं ड्रामा के, और जो प्लॉट है वो कमाल का है, तबाह कर दिया इसने भाई, सब कुछ बेहतरीन। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सोफोक्लिस वाज एन ऑसम ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम। Sophocles' plays are still the chief concern of modern scholarship, and several of them are being performed on the modern stage. आज भी सोफोक्लिस को देखो, आज इतने हजारों सालों के बाद आज भी हम भी पढ़ते हैं, हम इसको स्टेज पे इसकी परफॉर्मेंसेस को भी देखते हैं, करते हैं। सो ही डाइड इन 406 बिफोर क्राइस्ट, या बीसी। फिर हमारे पास ये कुछ और जो हैं वो पोएट्स, सॉरी ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मिनेंडर है। He was born in 342 BC and he is the chief proponent of the new comedy. Old comedy, अब ये आ गई new comedy, which deals with average characters. इनके characters कोई strong नहीं होते थे, आम average characters होते थे, and does not have any supernatural or heroic elements in its plot. जैसे पुराने tragedies हैं, उसमें gods, goddesses का concept होगा, ठीक है, कोई स्फिंक्स का एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है, कोई सुपर नेचुरल, कोई मेटाफिजिकल एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो इनके जो प्लेस होते थे, ये मतलब ये मेनेंडर के जो प्लेस होते थे, इसमें ये कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या कोई हीरोइक एलिमेंट्स नहीं होता था, बिल्कुल एवरेज कैरेक्टर्स लेता था। ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन कॉमेडी, जो बाद में कॉमेडी बनी, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए इससे। He was not considered successful during his lifetime. He wrote more than 100 plays and only one of them survived. तो only one of them survived. He died in 292 BC. तो ये चीजें आपने याद रखनी होती हैं, लिख लो अपने पास आप इनको। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये एक थीम है जो निहायत इंपॉर्टेंट है ग्रीक ड्रामा के अंदर, वो है जस्टिस एंड वेंजियंस। आपको ग्रीक ड्रामा में बहुत ज्यादा मिलेगा जस्टिस एंड वेंजियंस। ठीक है। तो जस्टिस एंड वेंजियंस ग्रीक ड्रामा में कैसे मिलता है, आइए हम इसको देखते हैं। ग्रीक ट्रेजेडीज आर प्राइमरीली प्रीऑक्युपाइड with the idea of justice and vengeance, with special reference to man's existence and suffering in the broader chaotic world. अब इंसान है जिंदगी में, उसको सफर करता है, मुख्तलिफ सफर से मुराद, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सफर, SUFFER, मुख्तलिफ जो उसकी सफरिंग्स होती हैं जिंदगी के अंदर, इन द ब्रॉडर chaotic world. More specifically, Greek writers explored the ideas related to godly justice and revenge. तो उनके नज़दीक ये होता है कि गॉड्स को, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथोलॉजिकल गॉड्स ऑफ ग्रीक, जो उनके ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक सिविलाइजेशन में जो तस्वुर था खुदा का, देवी का, देवताओं का, अगर आप उनको नाराज करोगे
तो वो आपको सजा देंगे, वो आपसे इंतकाम लेंगे और फिर वो जस्टिस करेंगे। So it was a common held belief of ancient Greeks that gods did not approve of human greatness. उनका ये तस्वुर था कि गॉड्स जो हैं वो प्राउड हैं बहुत ज़्यादा, और क्योंकि दे आर डिफरेंट डाइटीज, और उनके नज़दीक वो था कि भाई वो लोगों की ग्रेटनेस को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं मानते। देयरफॉर थ्रू देयर स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वेज, मतलब देयर से मुराद गॉड्स और गॉडेसेस की बात हो रही है, they played tricks on the humans to deprive them of their greatness. However, these were certainly human actions involving excessive pride or hubris, causing their downfall from a state of prosperity to adversity and happiness to suffering. तो उनका मानना ये था कि भाई ये सब कुछ जो है ना वो गॉड्स क्योंकि वो चाहते ही नहीं, ठीक है। तो उनका तस्वुर ये था कि जितने भी ये ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस हैं, ये कहीं बैठ के जो है ना वो बस आपस में, मतलब कि एक हम जो हैं, वी आर जस्ट टॉयज इन देयर हैंड्स, people are just toys, human beings are just toys in their hands and they are playing with us for their amusement, for their entertainment. वो कठपुतलियां हैं हम लोग जमीन पर। तो ये उनका इस तरीके से तस्वुर है, जो आप एक पैरेलल, आप एक कह लो एक एनालॉजी समझाने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। तो जबकि होता ये था कि इंसान के अपने ही एक्सेसिव प्राइड की वजह से, एक्सेसिव उनकी आप कह लो कि उनकी जो खामियां थी, मॉरल करप्शंस थी, उसकी वजह से उनके अपने एक्शंस, उनके अपने एरर्स जजमेंट में, उनके अपने बुरे डिसीजंस जो थे, दे ब्रिंग to their downfall or their suffering. अच्छा, अब resultant death, destruction and the devastation may be perceived as a just punishment for their excessive pride and lust for absolute power. क्योंकि इंसान है, इंसान रोज़े अज़ल से अब तक, बल्कि इख्तिताम तक पावर का पीछा करता है, मेटीरियलिस्टिक है, मेटीरियल गेन्स के पीछे जाता है, प्राउड है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर एक गरूर फ़ख्र है, जिसकी वजह से वो कहते हैं प्राइड हैथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा होता है, ठीक है। तो ऑल थ्री ग्रेट ट्रेजेडियंस, जितने भी ये हमने अभी पढ़े, जो उसमें सोफोक्लिस है, स्काइलस और तीसरा जो हमने पढ़ा, ऑल थ्री ग्रेट ट्रेजेडियंस एक्सप्लोर्ड द थीम ऑफ जस्टिस एंड रिवेंज इन देयर प्लेस, बट देयर वर डिफरेंसेस इन देयर फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तीनों ने ये वेंजियस, जस्टिस और वेंजियंस कहते हैं असल में रिवेंज को, इंतकाम को कहा जाता है। तीनों जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं हमारे पास, ग्रीक ड्रामेटिस्ट, सोफोक्लिस हो गया, स्काइलस हो गया, इन्होंने अपने प्लेब्स में यूज किया है, इन चीजों को मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है, लेकिन तीनों की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। Thus, their representation of these ideas is largely grounded in their perception of life and their approach to human existence and related issues. अच्छा, अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कि एस्काइलस जो है, he had a strong belief in just Zeus and hereditary guilt of first sin, ठीक है। Therefore humans are sinful by nature, ये कहता है कि इंसान जो है, क्योंकि strong belief in just Zeus, ये Zeus को मानता है, और कहता है कि इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर जो है, क्योंकि इंसान ने वो शुरू में गलती की है, तो जब उसको बनाया गया तो फिर therefore humans are sinful by nature, तो इंसान की नेचर में ही जो है वो गुनाह का एक एलिमेंट मौजूद है कि उसने गुनाह करना ही है। एस्काइलस का जो सेंट्रल प्रीऑक्यूपेशन है वो ये है कि टू जस्टिफाई गॉड्स वेज टू द मैनकाइंड, जैसे मिल्टन ने कहा था कि पैराडाइज लॉस्ट क्यों लिखी गई है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो इस तरीके से इसका भी ये है कि भाई इसने जस्टिफाई करना है इस चीज को कि गॉड्स जो है कर रहे हैं मैनकाइंड के साथ, वो जस्टिफाइड है। His characters often experience godly wrath for disrupting cosmic order. इसके जो किरदार होते हैं वो कॉस्मिक ऑर्डर, जो एक नेचुरली, एक जो नेचर ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक कानून बनाया हुआ है, अगर वो उसके खिलाफ जाएंगे तो उन पर जो है वो शदीद अजाब उतरेगा देवी देवताओं की तरफ से। However, their defeat and destruction serve the noblest purpose of rendering them humility and purifying them from deadly sins of pride and hubris. तो असल में ये एक तरह से वो उनको ये अजाब इसलिए दिया गया, या वो जो डाउनफॉल दिखाया जाता है इसके करेक्टर में, वो इसलिए होता है कि उसके ये सिन की तरफ ना जाएं, ह्यूब्रिस की वजह से, प्राइड की तरफ ना जाएं, तो उनके सिंस की वजह से उनको वो सजा मिली जाती है। तो इसको एस्काइलस जो है वो जस्टिफाइड करता है
डिफेंड करता है। एस्काइलस डिपिक्टेड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स इन हिज प्लेस हु आर ड्रिवन टू वायलेंस इन सीकिंग जस्टिस, जैसे हमने पहले दूसरे प्ले के उस राइटर की बात की थी। फॉर इंस्टेंस एगामेम्नॉन इज किल्ड बाय हिज वाइफ on the charge of offering their daughter as a sacrifice before sending the expedition against Troy। अब एगामेम्नॉन, ये भी वो जो हम ट्रोजन वॉर जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा एक सेंट्रल कैरेक्टर है एगामेम्नॉन का। एगामेम्नॉन को उसकी वाइफ ने जो है मार दिया। क्यों जी? क्योंकि एगामेम्नॉन ने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस किया, वो जंग पे जा रहा था ट्रॉय के खिलाफ लड़ने के लिए। तो एगामेम्नॉन ने अपनी बेटी की बलि चढ़ाई, एक तरह से उसको सेक्रीफाइस किया गॉड्स के लिए ताकि मैं जंग जीत जाऊं, और इस पे उसको गुस्सा आया तो उसने वेंजेंस में एज अ रिवेंज जो है एगामेम्नॉन को अपने हस्बैंड को मार दिया। So the play depicts her standing by the side of her husband's dead body and chanting, "Justice is served"। तो इसमें एक प्ले है एस्काइलस का जहाँ पे एगामेम्नॉन के बिल्कुल साथ जो है उसकी वाइफ उसकी डेड बॉडी के साथ खड़ी होती है और उसको कहती है जस्टिस इज सर्व्ड। इसका मतलब उसने अपना इंतकाम ले लिया। अब सोफोक्लिस जो है ही इज ऑल्सो कंसर्न विद द आइडिया ऑफ डिवाइन जस्टिस, लेकिन इसका जो फोकस है वो है ह्यूमन वर्ल्ड रादर देन डिवाइन। उसका जो फोकस है ह्यूमन, वो लोगों की दुनिया है एज कंपेयर टू डिवाइन वर्ल्ड। ठीक है। दो सोफोक्लिस डज नॉट डिसमिस द आइडिया ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड प्रीडेस्टिनेशन। सोफोक्लिस इस चीज को नहीं मानता कि किस्मत या मुकद्दर में या फेट पहले से इंसान का कुछ लिखा हुआ है, वो इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन उसके प्लेस जो हैं वो डिपिक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स फेसिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन एक्शंस एंड डूइंग्स। के उसके प्लेस में अक्सर ये चीजें देखने में मिलती हैं, जैसे एडिपस रेक्स में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि रोल ऑफ फेट क्या है, क्या एडिपस जो है वो मजलूम है, मासूम है, क्या उसका कसूर था या नहीं था, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। हिज कैरेक्टर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डिसीजंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके जो किरदार हैं दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड फेस देयर कंसिक्वेंसेस इन अ हीरोइक मैनर। तो हीरोइक मैनर एक बड़े अंदाज से कि यू डू समथिंग बैड देन यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस, यू मस्ट बी एबल टू फेस द म्यूजिक देन। ठीक है। तो इसके जो हीरोज हैं वो एक हीरोइक मैनर में उन कंसिक्वेंसेस को फेस करते हैं। इडिपस रेक्स की एग्जांपल हमारे पास है, हम पढ़ेंगे इस प्ले को। इडिपस रेक्स एक्सपीरियंसेस अ यूनिक जस्टिस बाय एवेंजिंग हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ पनिशमेंट। ये अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देता है और अपनी आंखें निकाल लेता है। बिकॉज नो अदर मॉर्टल कैन बियर हिज सफरिंग, क्योंकि कोई भी और इंसान जो है वो जो इसने इसकी जो सफरिंग है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर यूरिपाइडस जो है या यूरिपिड्स, उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ जस्टिस है वो दोनों से डिफरेंट है बाकियों से। क्यों? ही बिलीव्स दैट गॉड्स कैन नॉट बी इन्वोक्ड फॉर जस्टिस एंड दे वुड नॉट हेल्प आइदर टू प्रमोट इट। तो ये कहते हैं कि गॉड्स को हम इन्वोक नहीं कर सकते कि वे जस्टिस करो। इन हिज प्ले मीडिया जस्टिस एंड रिवेंज आर डिपिक्टेड इन वेरी क्रूड टर्म्स। तो जस्टिस और वेंजेंस को इसने रिवेंज को बड़े क्रूड टर्म्स में दिखाया है। और मीडिया जो है वो एक खातून है, लड़की है, शी डिसाइड्स टू किल हर चिल्ड्रन टू सीक रिवेंज फ्रॉम हर हस्बैंड। वो अपने बच्चों को मार देती है, ठीक है, वो अपने बच्चों को मारने का फैसला कर लेती है अपने बंदे से इंतकाम लेने के लिए। डिस्पाइट एन इंटेंस इंटरनल मोनोलॉग शी इज पैशनेट टू सर्व जस्टिस, हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रेजेस हर फॉर टू द स्ट्रेचर ऑफ अ ट्रेजिक हीरोइन। ठीक है। तो यूरिपिडीज या यूरिपाइडस लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एक्शन रादर देन प्रीडेस्टिनेशन। तो वो पिछला जो है वो प्रीडेस्टिनेशन को मानता है फुली, और ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। ठीक है। और एक्शन की बात करता है। ठीक है। प्रीडेस्टिनेशन को ये नहीं मानता। दस गॉड शुड नॉट बी ब्लेम फॉर ह्यूमन सफरिंग। तो इनके नजदीक, ये यूरिपाइडस वगैरह के नजदीक, गॉड शुड नॉट बी ब्लेम फॉर ह्यूमन सफरिंग। इंसान की, खुदा को ये नहीं कह सकता भी इंसान गुनाह खुद करता है, कल को वो जहन्नुम में जाएगा तो वो ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला को कि नाउज़ुबिल्लाह, हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मेरा गुनाह जो है इसका कसूरवार जो है मैं आपको ठहराता हूँ, ये हम नहीं कह सकते। जिस तरह मुशरिकीन मक्का कहते थे कि भाई तुम लोगों का खुदा जो है वो चाहता ही है कि भाई हम गुनाहगार रहे हैं, हम हक पे ना आए, हम मुसलमान ना हो। तो ये जो है ये अल कदर वल कज़ा बिल्कुल भी ये नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो महफूज है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल भी दी है। अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क लिखा है, हमारा आना दुनिया में, हमारा जाना लिखा है, हमने कितना कमाना है
ये लिखा है, लेकिन कैसे कमाना है इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ज़िंदगी हमें दी है, हमारी ज़िंदगी में आने का वक़्त और जाने का वक़्त तयन कर दिया गया है। हमारा रिस्क कितना है, हमें रिस्क में हर चीज़ आती है, सेहत आ गई, आपकी खुराक आ गई, आपकी औलाद आ गई, आपकी बीवियाँ हैं, आपके शौहर हैं। लेकिन अब आपने अब माल कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, और इस पे बिल्कुल हमें अल्लाह ताला से दुआ भी माँगनी चाहिए और हमें अल्लाह को याद भी रखना चाहिए इस काम के दौरान कि हमने रिज़्क कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, कहाँ पे खर्च करना है, हमसे इसके बारे में ज़रूर सवाल किया जाएगा। यही ईमान है मुसलमानों का। Thus, God should not be blamed for human suffering and miseries, but the humans themselves. Greek ideas of justice and vengeance still hold relevant for the modern audience because of their intellectual appeal and philosophical complexity. So, this is the end of our uh, first unit on ग्रीक ड्रामा। जो हमारा क्लासिकल ड्रामा का जो कोर्स है उसमें जो पहला यूनिट था हमारा ग्रीक ड्रामा वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह उसमें हम मज़ीद बात करेंगे थोड़ा सा थिएटर के हवाले से, ग्रीक थिएटर के हवाले से। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ग्रीक ड्रामा। हम इसकी एग्जांपल जो है इडिपस रेक्स उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, प्ले को, इडिपस रेक्स को। देन वी विल बी मूविंग अहेड, तो हम फिर एलिजाबेथियन थिएटर में जाएंगे। तो ग्रीक ड्रामा में वी विल बी स्टडिंग ओनली इडिपस रेक्स, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डॉक्टर फॉस्टर्स के बाद हम, क्योंकि एक एलिजाबेथियन प्ले बड़ा मशहूर डॉक्टर फॉस्टर्स है क्रिस्टोफर मार्लो का, और उसी का कंटेम्प्रेरी जो शेक्सपियर है, जो जान है इस कोर्स की, उसको हम स्टडी करेंगे इन डिटेल। शेक्सपियर के वैसे इस कोर्स के अंदर जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्लेज हैं उसमें एक या दो प्लेज ही होंगे, 2-3 प्लेज हैं, एक कॉमेडी है और आई थिंक 2 ट्रेजेडीज हैं। बट इन दिस कोर्स I will be talking more on Shakespeare. I will be discussing Shakespeare's tragedies, Romeo and Juliet, Othello, King Lear, Hamlet, Macbeth और जूलियस सीजर इन डिटेल। ठीक है, मैं ये 5-6 प्लेस को डिटेल में आप लोगों को एक तरह से बोनस मिलेगा कि मैं आपको 5-6 प्लेस और भी साथ करवा दूंगा। वो आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ें तो आपकी फ़ायदे वाली बात है। मैं अगेन कह देता हूँ कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये एक इन डेप्थ एनालिसिस हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो देखना चाहते हैं, जो इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं इन कोर्सेज़ को, उनके लिए ये एक निहायत ही अच्छा मौका है। इफ़ यू वांट टू हैव अ लाइव क्लास, आप एग्जाम्स देना चाहते हैं हमारे साथ, आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन डायरेक्टली विजिट इट, यू कैन क्लिक इट। और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्लासिकल ड्रामा का जो नोट्स हैं उसमें से ये मटेरियल लिया गया है। इसके अलावा जो वैसे मैं बात करता हूँ तो उसमें ज़ाहिर सी बात है रेफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट बुक से मैं लेक्चर को प्रिपेयर करता हूँ जब मैं बातचीत कर रहा होता हूँ। So thank you so much. This is end from my side. Stay tuned for our upcoming lecture. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.